अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर और फर्दर डीपली जाके हम इसमें वेरिएबल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं कि सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द नेम्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, टाइप, फंक्शंस, लेबल्स इन अ प्रोग्राम। यानी ये कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पर आप उसके अंदर डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करते हैं, टाइप्स को यूज़ करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं, लेबल्स को यूज़ करते हैं। तो उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नेम्स हम यूज़ करते हैं, उनको आइडेंटिफायर का नाम दिया जाता है। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जितने भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर ये जो आइडेंटिफायर होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है। और जो सी प्लस प्लस है इसके अंदर जो टोटल होते हैं 31 आइडेंटिफायर्स होते हैं। और सॉरी, उसका जो आइडेंटिफायर का जो करेक्टर का जो नेम्स है वो 31 करेक्टर्स का होता है। अगर किसी भी आइडेंटिफायर के नेम के अंदर मोर देन 31 करेक्टर्स आ रहे हैं तो जो फर्स्ट 31 करेक्टर हैं वो सेव होंगे, वो यूज होंगे। जो रिमेनिंग करेक्टर हैं वो सी प्लस प्लस का कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा। सो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कि आइडेंटिफायर जो भी हमने उसका नाम्स वगैरह के लिए बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ मेजर रूल्स हैं। वो क्या है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। यानी 3 तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं, चौथी कोई भी चीज़ आप उसमें नहीं रख सकते। द रिज़र्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज़ अ आइडेंटिफायर नेम। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफायर नेम्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। सो आइडेंटिफायर की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होता है और एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर मींस अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है कि जिसके एक स्पेशल मीनिंग होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है, और ये पहले से बना होता है। सी प्लस प्लस कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ इट इज रीडिफाइंड। अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर को जो पहले से बना था उसका कोई मतलब था, तो आप उसको बदल देते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसको रीडिफाइन कर देते हैं। तो जिस पर्पस के लिए लैंग्वेज के अंदर वो पहले से एग्जिस्ट करता था, अब अगेन आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सी आउट एंड सी इन आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। So these are the names of input and output objects defined in standard input and output library IOStream। यानी C++ में एक IOStream की लाइब्रेरी, एक फाइल होती है, उसमें सी इन और सी आउट लिखे होते हैं और इसका एक खास पर्पस होता है कि सी इन जो है वो इनपुट्स के लिए आप यूज करते हैं, सी आउट जो है वो आउटपुट्स के लिए यूज करते हैं। और सी इन फॉर कंसोल इनपुट, उसको स्टैंडर्ड इनपुट भी कहते हैं। सी आउट जो है वो कंसोल आउटपुट होता है, उसको स्टैंडर्ड आउटपुट भी कहते हैं। और ये नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो उनको आप अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर होता है यूजर डिफाइंड। तो ये आप अपनी मर्जी के जो आइडेंटिफायर बनाते हैं ताकि वो आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सके, उनको यूजर डिफाइंड कहते हैं। द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू असेस द मेमोरी लोकेशन इज नोन एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यानी मेमोरी में आपने कोई डेटा सेव किया तो उसको एक्सेस करने के लिए आप उसको एक पर एक लेबल लगा देते हो। उस लेबल को आप क्या कहते हो? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो आप जस्ट उस लेबल को कॉल करते हो, तो जब भी आपने उसको यूज करना होता है तो आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। क्या आप जो प्रोग्राम के जो डेटा होता है और प्रोग्राम के रिजल्ट्स होते हैं, इन दोनों चीज़ों को यूज करने के लिए हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक छोटे से एग्जांपल्स क्या है कि नेम, एज, मार्क्स, टोटल सैलरी, इस तरह के आइडेंटिफायर आप बनाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कीवर्ड इज a word in C++ language that has a predefined meaning and purpose। कि ये C++ के अंदर एक प्रीडिफाइंड मीनिंग इसका होता है, एक पर्पस होता है। यानी पहले से चीज बनी हुई आती है। आप एक मोबाइल फोन लेते हैं तो उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो पहले से आते हैं, आप उसको एक कीवर्ड का नाम दे सकते हैं। यानी ये पहले से उनके फीचर्स फिक्स होते हैं, तो आप वो वर्ड जो जब भी टाइप करेंगे तो उसका जो फीचर है वो कर देगा।
जिस तरह कीबोर्ड पे आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर का क्या फीचर है कि वो न्यू लाइन में ले जाता है, तो वो आप न्यू लाइन में चले जाते हैं। उसी तरह से कीवर्ड्स क्या हैं कि ये वर्ड होते हैं, ठीक है? जिस तरह सी इन, सी आउट, प्रिंट और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनको हम यूज़, तो हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं कि जो कीवर्ड है इसका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जिस पर्पस के लिए वो चीज़ बना है वो उसी के लिए ही हम यूज़ करते हैं उसको। तो जो भी इसका पर्पस और मीनिंग है वो बनाता कौन है? जो डेवलपर होता है उस लैंग्वेज का, कि द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। कि जो उस डेवलपर का लैंग्वेज का डेवलपर है जिसने उसको बनाया, तो उस वक्त बनाते हुए जो फीचर्स वो उसमें ऐड कर देता है वही आप उसी पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन है तो इसका फ़ीचर है कॉल्स करवाता है, तो इनिशियली ये कॉल्स का था, तो आप इसमें नया फ़ीचर खुद से ऐड नहीं कर सकते। जिसने बनाया है वो इसके अंदर खुद से ही वो फ़ीचर्स ऐड करके भेजता है। आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उस ऐप का जो पर्पस है आप उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। वो पहले से डिफाइंड होता है, आप जस्ट उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने पर्पस के लिए। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूजर, कि यूजर उसको चेंज या रीडिफाइन नहीं कर सकता। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस फॉर व्हिच इट इज डिफाइंड। कि आप इसको कीवर्ड को सेम पर्पस के लिए ही यूज करते हैं जिसके लिए उसको बनाया गया, किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज करते हैं। इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर ये टोटल 63 होते हैं रिजर्व वर्ड्स जो हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, एएसएमए, एल्स, न्यू, दिस, डायनामिक, स्टैटिक, ऑटो, इनम, ऑपरेटर, थ्रो, नेमस्पेस, वोलेटाइल, बूल, एक्सप्लिसिट, प्राइवेट, ट्रू, टेम्पलेट, इंट, ब्रेक, एक्सपोर्ट, प्रोटेक्टेड, ट्राई, डबल डिफॉल्ट, केस, एक्सटर्न, पब्लिक, टाइप ऑफ, म्यूटेबल, इनलाइन, कैच, फॉल्स, रजिस्टर्ड, टाइप आईडी, स्विच, स्टैटिक, करैक्टर, char 4 करैक्टर के लिए होता है, फ्लोट, री, इंटरसेप्ट, कास्ट, टाइप नेम, व्हाइल, वॉइड, क्लास, फॉर, रिटर्न, यूनियन, डू, डिलीट, कॉन्स्टेंट्स के लिए कॉन्स्ट होता है, फ्रेंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग, डब्ल्यू चार्ट, टी, कांस्टेंट कास्ट, गो टू, साइंड, अन, यूजिंग, स्ट्रक्ट, वर्चुअल, कंटिन्यू, इफ, साइज ऑफ। तो ये 63 कैरेक्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं कीवर्ड्स के तौर पर। इनको आप अपने तौर पर आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ये आप कह लें कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं बन सकते। फिर आगे आता है डेटा टाइप्स। कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को हैंडल करते हैं तो डेटा डिफरेंट तरह का होता है। द डेटा टाइप डिफाइंस द सेट ऑफ वैल्यूज एंड द सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यू। तो डेटा टाइप का मतलब क्या है? डेटा तो मुख्तलिफ तरह का होता है, तो आप उसकी कैटेगरीज डिफाइन कर लेते हैं और फिर आप डिफाइन करते हैं कि किस कैटेगरी के ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। जिस तरह नंबर्स हैं तो उनको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपने से वैल्यूज़ को सेपरेट कैटेगरीज बना ली और फिर डिसाइड कर लिया कि किस कैटेगरी पे कौन-कौन सा ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। द कंप्यूटर मैनिपुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के डेटा को हैंडल करता है। द डेटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज अ इनपुट। आप कंप्यूटर को वो एज अ इनपुट के तौर पर डेटा देते हैं। डेटा इज प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट इज रिटर्न। कि डेटा प्रोसेस होता है जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं और फिर उसके रिजल्ट में एक आउटपुट आपके पास आती है। द डेटा एंड इट्स टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डेटा, यूजिंग टू प्रोसेस द डेटा। यानी प्रोग्राम के अंदर आप एक डेटा को प्रोसेस करने से पहले आप उसके जो वेरिएबल्स होते हैं और उसकी जो टाइप्स हैं, यानी किस तरह का डेटा आपके पास आ रहा है, तो उसकी जो टाइप्स वगैरह आप शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं। द टाइप ऑफ ईच डेटा वैल्यू इज आइडेंटिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन। कि हर डेटा की जो वैल्यू टाइप है, हर वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो किस टाइप की वैल्यू आएगी, आप शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइप की वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है, इस टाइप की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। डेटा टाइप्स फर्दर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट होती है, उनमें से चंद देख लिए हम। बहुत ज़्यादा जो डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे मैंने उनको लिखा है। इंट फॉर इंटीजर, इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हो, लाइक 2 है, 32 है, 100 है, इस तरह की वैल्यू जो विदाउट डेसिमल होती है, इशारिये के बगैर होती है। फ्लोट जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट्स यानी रियल वैल्यूज, मतलब इशारिये वाली जो वैल्यूज हैं उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप होता है। और डबल होता है, करैक्टर होता है हमारे पास, तो ये ठीक है। करैक्टर जो है वो सिंगल लेटर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग जो होता है
ये डेटा टाइप होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। लाइक हेलो है, हाउ आर यू, इस तरह का स्ट्रिंग हमने सेव करना है तो हम उसके लिए बड़े वाला एक वेरिएबल उसकी डेटा टाइप डिसाइड करेंगे। वेरिएबल क्या होता है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आप प्रोग्राम चल रहा है दरमियान में बदल सकती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। इट्स नेम, इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल में क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन होती है, उसको आपने नाम दे दिया होता है, यानी उसके ऊपर लेबल लगा दिया होता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स, इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। कि हम वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करते हैं? जो प्रोग्राम के अंदर जो डेटा है, इनपुट जो आई है, जो वैल्यूज़ हैं जिनको आपने प्रोसेस करना है, उनको भी स्टोर करने के लिए आप जो है वो वेरिएबल बनाते हैं। और रिजल्ट जो उसका आएगा एंड पे कंप्यूट करते हैं, जब आप कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो उसके आते हैं, वो एग्जीक्यूशन के दरमियान उसको भी स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। द वेरिएबल की जो वैल्यू है मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, हाउएवर नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब वैल्यू एक वेरिएबल आपने बना लिया और प्रोग्राम चल रहा है, दरमियान में आप उसके अंदर वैल्यू बदल सकते हैं, लेकिन आप उसका नाम नहीं बदल सकते। जिस तरह के आप घर से गाड़ी पे निकले हैं या एक गाड़ी है तो वो उस गाड़ी के रास्ते में पैसेंजर्स तो बदल सकते हैं, आप उसका ड्राइवर बदल सकते हो, लेकिन आप गाड़ी वही चलती है उस रोड पे तो वही चला करेगी। यानी कोई भी एक सपोज़ एक ट्रैवलिंग हो रही है एक सिटी से दूसरे सिटी तक, जो जिस नंबर की गाड़ी जाती है, सपोज़ सिंगल गवर्नमेंट के रूट्स होते हैं तो वो एक नंबर ही उन्होंने डिफाइन किया होता है, इस रूट पे ये है, इस रूट पे ये है। वो 2 तरह की डिफरेंट नंबर्स वाली गाड़ियाँ नहीं भेजते डिफरेंट रूट्स की, वो एक ही तरफ डेस्टिनेशन पे, वो डिफरेंट रूट्स की, एक रूट पे एक ही नंबर की गाड़ी चल रही होती है। तो वो दरमियान में पैसेंजर्स तो बदल रहे होते हैं, लेकिन आप उसको गाड़ी को नहीं रास्ते में बदल सकते कि इसका नंबर चेंज कर दो, इसका रूट अचानक बदल दो, वो नहीं आप कर सकते। वेरिएबल्स जो हैं जब ये बनते हैं तो ये रैम के अंदर बनते हैं, और रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसलिए जो डेटा वेरिएबल में आप स्टोर करते हैं वो भी टेम्परेरी होता है। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक आप वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा वैल्यू आपने स्टोर किया है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। जब प्रोग्राम एंड होता है तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू होती है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। वेरिएबल्स आप कैसे बनाते हैं कि नेम ऑफ द वेरिएबल होता है, डेटा टाइप आप इसके अंदर डिफाइन करते हैं, हम आगे चल के इसको फर्दर देखते हैं। इनके लिए कुछ रूल्स आपको याद रखने चाहिए फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। द नेम ऑफ वेरिएबल इज गिवन बाय द यूजर एट डिजाइन टाइम। यानी स्टार्ट में ही आप प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं, शुरू में ही आप उसका जो है वो नाम फाइनल कर लेते हैं। इट में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स ए टू जी, यानी आप कैपिटल अल्फाबेट्स स्मॉल अल्फाबेट्स दोनों यूज कर सकते हैं, और नंबर 0 to 9। तो जो इसमें अंडरस्कोर भी आप इसके अलावा यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ अ वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल एंड सिंपल। यानी वो डिस्क्रिप्टिव, उसका मतलब वाज़ेह होना चाहिए कि इसमें वैल्यू क्या है। एक बंद डब्बा है, उसके ऊपर आप लेबल पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है इस डब्बे के अंदर क्या होगा। तो उसी तरह से वेरिएबल का नाम भी इस तरह का होना चाहिए कि खुद पता चल जाए इसमें किस तरह की वैल्यू होगी। इट हेल्प द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ वेरिएबल। कि ये जो बंदा उसको फिर यूज़ कर रहा होता है उसको उसका मतलब समझ आ जाता है कि ये किस मकसद के लिए है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे के मार्क्स को स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम भी मार्क्स होना चाहिए। उसी तरह से ये वेरिएबल्स के फर्दर इसके जो रूल्स के अंदर कुछ ये रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। पहला क्या है कि वेरिएबल नेम में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर आने चाहिए। उसके बाद वेरिएबल नेम में इंक्लूड लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ये 3 तरह की चीज़ें। लेटर मीन्स अल्फ़ाबेट्स एबीसी, और डिजिट 0 से 9 तक, और फिर अंडरस्कोर। 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं आ सकता। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, लाइक 9 मिनट्स, 6 होम, 2 केजी। ये इनवैलिड है, यानी शुरू में नंबर नहीं आ सकता। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, लाइक आप माय वॉर, योर कार, ये इनवैलिड है, आपने ये नहीं लिखना। अगर आप बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो उसकी जगह आप लास्ट में ये देख सकते हैं एफ अंडरस्कोर नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, अंडरस्कोर स्पेस को जाहिर करता है। ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। बोथ अपर एंड लोअर केस आर allowed in variable name, but string with lower case is mostly common practice in programming। यानी आपको अलाउ तो दोनों है, लेकिन लोअर केस वाली ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। पीछे हमने 63 रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स पढ़े हैं, तो वो आप वेरिएबल के नाम में एज इट इज यूज नहीं कर सकते। उसमें कोई एक आधा नया अल्फाबेट ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, तो उस तरह से कर सकते हैं।
वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप। एक नाम का जो वेरिएबल है वो एक ही डेटा टाइप के लिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि स्ट्रिंग लाइक आपने एक मार्क्स का वेरिएबल बनाया, उसकी डेटा टाइप आप इंटीजर भी रख लो, फिर एक और मार्क्स बना के उसकी डेटा टाइप फ्लोट भी रख लो, फिर और मार्क्स बना के आप डेटा टाइप स्ट्रिंग या करैक्टर भी रख लो, तो ये अलाउड नहीं है। एक नाम के साथ एक ही डेटा टाइप आएगी। जब वेरिएबल आप बना रहे होते हो तो उस वक्त क्या होता है कि आप स्टार्ट में वेरिएबल को डिक्लेरेशन उसको कहते हैं, जब आप उसकी डेट नाम और डेटा टाइप बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स डेटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कैसा प्रोसेस जिसमें आप उसका नाम और डेटा टाइप बताते हैं, तो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। आप प्रोग्राम कैन हैव मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड, तो उस प्रोग्राम में जितने वेरिएबल आपको चाहिए आप उतने बनाएं। जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो टू थिंग्स आर स्पेसिफाइड, पहले नेम ऑफ द वेरिएबल और फिर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ये दोनों चीजों में से एक भी मिस नहीं कर सकते आप। वंस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इस डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, के एक दफा आपने वेरिएबल बना दिया तो चलते हुए दरमियान में आप उसकी टाइप बदल नहीं सकते। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, लेकिन दरमियान में उनकी वैल्यूज को आप बदल सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास किस तरह से अब ये है कि आपने इंट एक डेटा टाइप और एज के नाम का वेरिएबल है। इंट उसका डेटा टाइप है और एज क्या है, वेरिएबल का नाम है। इंट डेटा टाइप है, मार्क्स वेरिएबल का नाम है। फ्लोट डेटा टाइप है, रेडियस उसका नाम है। फ्लोट डेटा टाइप है, एरिया वेरिएबल का नाम है। करेक्टर जो है वो डेटा टाइप है, CHAR 4 लिखते हैं आप, लेकिन ये करेक्टर पढ़ते हैं। और ग्रेड क्या है, ये GRADE ग्रेड वेरिएबल का नाम है। करेक्टर डेटा टाइप है और नेम वेरिएबल का नाम है। अब ये दो करेक्टर हैं, लेकिन एक के आगे मैंने ब्रैकेट और 20 लिखा है। तो जब आपके पास एक से ज्यादा करेक्टर स्टोर आपने करने हो एक साथ, तो फिर आप आके वेरिएबल में उसका साइज बताते हैं कि कितने लेटर्स आप मैक्सिमम इस वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप बीच में उसका ये साइज बताते हैं, ठीक है। और हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन होता है, ये जरूरी होता है। अब फिर इनिशियलाइज आप करवाते हैं। सबसे पहले आपने डिक्लेयर तो कर दिया, पिछले स्टेप में हमने पढ़ा कि आप उसने डेटा टाइप और उस वेरिएबल का नाम आपने बता दिया। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज अ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि आपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने उसका नाम तो दे दिया, लेकिन अब जो क्या है उसको वैल्यू भी देनी है, उसमें कुछ ना कुछ स्टोर भी करवाना है, तो उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और उसके लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। वेरिएबल का जो नाम है इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वैल्यू इज गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन। यानी जो इक्वल लिखा है, आप मैथ में पढ़ते थे x = 5, तो x उस वेरिएबल का नाम था, इक्वल के बाद राइट पे 5 उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है हम उसके राइट साइड पे इक्वल लिखते हैं और इक्वल के राइट साइड पे वैल्यू, और इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो है हम उसका नाम लिखते हैं। द C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेट्स असाइड सम मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मतलब आप डेटा टाइप बताते हैं, तो हर डेटा टाइप के अगेंस्ट उसने मेमोरी फिक्स की हुई है। मसलन हम कहते हैं कि यार इधर ना दो बंदों की जगह रखना, तो आप पूछते हैं कौन आ रहा है, तो वो कहते हैं जी दो बच्चे हैं, तो आप बच्चों के हिसाब से थोड़ी जगह रखेंगे। वो कहेगा जी अडल्ट है, बड़े ही उम्र के बंदे हैं, तो आप उस हिसाब से जगह रखोगे। वो कहेगा यार दो हेल्दी बंदे आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से जगह उनके लिए रखोगे। तो वैसे ही जब आप वेरिएबल की डेटा टाइप बताते हैं तो मेमोरी को पता चल जाता है, कंप्यूटर को, कि मैंने इसके लिए कितनी मेमोरी रखनी है। वो प्रोसेसर खुद ही उसको फिक्स कर देता है। द मेमोरी लोकेशन में कंटेन मीनिंगलेस डेटा नोन एज अ गार्बेज वैल्यू। यानी कि उसके अंदर जब आप उसकी डेटा टाइप डिसाइड कर लेते हैं और उसको डिक्लेयर कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू आपने दी नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है, गार्बेज वैल्यू आ जाती है। यानी आप अक्सर कहते हैं दोस्त को कि अपने साथ मेरी सीट रखना, तो वो क्या करता है, साथ वाली सीट पे कोई ना कोई चीज रख देता है, ताकि ये पता हो कि ये चीज अब किसी के लिए फिक्स हो गई है, तो इधर कोई नहीं बैठ सकता। और बंदा जिस चीज के लिए फिक्स की है उसी से रिलेटेड ही इसमें कुछ आएगा। तो वैसे ही उसमें गार्बेज वैल्यू पहले आ जाती है। कोई भी एक रैंडम नंबर अननोन, आपको नहीं पता है उसका क्या मतलब है। फिर बाद में जब आप उसको इनिशियलाइज करवाते हैं, आप अपनी मर्जी की जो है उसमें वैल्यू रखवा देते हैं। इट में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन सम कंपटीशन। तो ये जो गार्बेज वैल्यू आती है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। सो ऑल वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। इसलिए जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसके बाद उसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू रखवानी पड़ती है, जो आपके काम की हो, आपके प्रोसेसिंग में जो आपके हेल्प आउट करे,
सो दैट कि आप ये जो गलत रिजल्ट आते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो आप उससे बच सकें। वेरिएबल आप बना रहे हैं तो अब इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करवाना है, पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे इंट एज, और अगली लाइन में आपने लिख दिया एज इज इक्वल टू 10, आपने उसमें वैल्यू रखवा दी, आपने लिखा इंट मार्क्स और उसमें वैल्यू रखवा दी मार्क्स इज इक्वल टू 24, फ्लोट रेडियस और रेडियस में इज इक्वल टू 2.3, फ्लोट एरिया करेक्टर, ये इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स आप बनाते हैं और आगे फिर उनको वैल्यूज असाइन कर देते हैं। ये एक मैंने बेसिक पहला प्रोग्राम आपको दिखाया है कि हम किस तरह से सी के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। डेव सी प्लस प्लस आप ओपन करेंगे, उसमें प्रोग्राम लिखेंगे, उसको सेव करेंगे, तो वो आप उसको रन कीजिएगा और आपको ये समझ आ जाएगा ये काम कैसे करता है। So hash include iostream using namespace std int main, दो बार ये छोटी parenthesis बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, छोटी ब्रैकेट एंड, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये सारी चीज फिक्स है, हर प्रोग्राम में लिखेंगे। ये जो दरमियान वाला एरिया है वो हर एक प्रोग्राम का डिफरेंट होगा। आपको चाहिए एरिया, पहले क्वेश्चन क्या है, ये एक राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूज दैट कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ गिवन विड्थ एंड लेंथ। आपके पास एरिया होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये फार्मूला है। तो आपको अगर लेंथ और विड्थ की वैल्यू पता होगी तो आप उसको मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करेंगे ना। तो दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ, और एक उसका रिजल्ट जो आएगा आंसर उसका भी एक, तीन चीजें। तो तीनों के लिए हमने वेरिएबल बना लिया, इंटीजर में एरिया ले लिया मैंने एंड पे सेमीकोलन, फिर इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू 12। तो मैं एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर सकता हूँ कि मैंने पहली लाइन में जिस तरह ऊपर इंटीजर एरिया लिखा तो मैंने जस्ट डिक्लेयर किया एरिया का वेरिएबल और उसकी टाइप फिक्स हो गई। फिर मैंने इंटीजर लेंथ मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल लेंथ के नाम से और उसी के अंदर मैंने 12 की वैल्यू भी स्टोर करवा दी। और फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया विड्थ का, उसकी डेटा टाइप इंट ली, ये भी डिक्लेयर किया, लेकिन इसको इनिशियलाइज में अगली लाइन में भी करवा सकता हूँ, आपकी मर्जी है, आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। और उसमें वैल्यू रखवा दी। जब वैल्यूज दोनों वेरिएबल की पता लग गई तो अब मैंने फार्मूला लिखना है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और वो उनकी वैल्यूज को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देगा। और एंड पे आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करवाना होता है, आप सी आउट लिखते हैं, कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये कंसोल आउटपुट के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये जो भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, नजर आना चाहिए, वो सी आउट लिखेंगे तो उसके बाद में जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर नजर आएगा। ये ऊपर हमने जो भी किया ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। स्क्रीन पे कब विजिबल होगा, जब आप सी आउट लिखेंगे फिर दो बार लेस देन। ये लेस देन क्या होता है, दो बार ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है। ये नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आप डिटेल में इसको ऊपर हम बात करेंगे। फिर मैं स्क्रीन पे चाहता हूँ कि एरिया ऑफ अ वेरिएबल इज, ये एज इट इज आए और आगे जो मेरा रिजल्ट निकला है वो स्क्रीन पे शो हो। तो जो एरिया ऑफ अ वेरिएबल है ये एज इट इज स्क्रीन पे दिखाना है। जो चीज स्क्रीन पे आप कहते हैं जैसे लिखी है वैसी ही नजर आए तो उसको आपने डबल कोटेशन में लिखना होता है, लेकिन स्टार्ट में सी आउट होना चाहिए। सी आउट दो बार लेस देन का साइन, इंसर्शन ऑपरेटर होता है ये। और फिर आपने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज वो लिखा, फिर आगे आपने दो बार लेस देन लगाना है और फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है, यानी एरिया के अंदर वो रिजल्ट सेव है जो कि इन दो वेरिएबल से आंसर आता है, वो आपने उधर लिखा और एंड पे एंडल आपने लिख दिया। एंडल क्या होता है कि इसके बाद जो भी लाइन आएगी वो अगली लाइन में प्रिंट करना, इसके सामने अब और कुछ ना आए ताकि मेरा जो रिजल्ट आया वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये उसको जब रन करेंगे तो इस तरह की आपके पास आउटपुट आएगी। और ये आप स्टार्ट में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे वो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, और ये क्या है जो ये आपने आखिरी लाइन लिखी है ये स्क्रीन पे नजर आएगी। सेकंड एक और मैंने प्रोग्राम दिया हुआ है कि आपने एरिया ऑफ आर सर्कल कैलकुलेट करना है। तो आप एरिया ऑफ सर्कल के लिए सबसे पहले, चूंकि इशारे में भी हो सकता है, तो हमने डेटा टाइप फ्लोट ली। मैंने पहले एरिया का वेरिएबल बताया, फिर रेडियस का, और रेडियस की मैंने वैल्यू बता दी 2.3 और एंड पे सेमीकोलन। फिर एरिया का फार्मूला लिखा कि वो होता है पाई आर स्क्वेयर। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो ये क्या करेगा, उस एरिया को, वैल्यू को कैलकुलेट करके एरिया के वेरिएबल में सेव कर देगा। और ये सी आउट जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने देखा वैसे ही हमने लिख दिया कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज, और आगे उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप ये लास्ट में ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।